नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद की राजनीति करती है। कहीं से कहीं तक देख लीजिए, समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति है। पैच। नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद की ही राजनीति करती है। कहीं से कहीं तक देख लीजिए, ये जो आरोप है लगातार बीजेपी के छोटे से लेकर निचले स्तर से लेकर पार्टी के आला कमान स्तर पर मौजूद यहाँ तमाम नेताओं के द्वारा विपक्षी पार्टियों पर लगाया जाता है। लगातार सुनने को मिलता है बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस जो है परिवारवाद की पार्टी है। पूरा क्रम देख लीजिए, चाहे वहां इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी के साथ राजीव गांधी, उसके बाद यहाँ राहुल गांधी और चलता चला जाएगा। तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, तो वहां दूसरी ओर बिहार का रुख करें तो आरजेडी से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव। इसी तरह लगातार यहाँ आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता चला जाता है। जब यहाँ परिवारवाद का मुद्दा आता है, परिवारवाद की अगर बात उठती है तो देश की राजनीति में ये एक बेहद ही अहम मुद्दा है। और इसको सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि बीजेपी उठाती है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर ये कहती है कि तमाम राजनीतिक दल जितने भी हैं, यहाँ तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं, सब यहाँ परिवारवाद की राजनीति करती है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर जो है वो यहाँ जनता की पार्टी है। वाकई में इसका नाम इसीलिए जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी रखा गया। इसीलिए यहाँ पर छोटे स्तर से आए हुए और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए यहाँ पर नेताओं को पार्टी में जगह मिलती है और ऊंचे कद भी मिलते हैं। तो यहाँ पर बड़ा मुद्दा है परिवारवाद, परिवारवाद पार्टी, परिवारवाद। और यहाँ पर जिस तरह से परिवारवाद का जो लगातार मुद्दा उठाया जाता है वो खासतौर पर बीजेपी पर उठाया जाता है। लेकिन जब बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे यहाँ नोएडा के विधायक हैं पंकज सिंह, तो दूसरी ओर यहाँ पर और भी कई नेता हैं, जैसे यहाँ पर हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रेम कुमार धूमल, तो उनके बेटे अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जो परिवारवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा सबसे बढ़ चढ़कर उठाती है बीजेपी, उसमें कैसे आखिरकार हमें परिवारवाद की राजनीति देखने को मिलती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, स्वागत है आप एसपीएन 9 न्यूज की इस खास पेशकश में आपका। अमन जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो आपसे ये रहेगा कि जिस तरह राजनीति का जो वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या बीजेपी भी इस समय अब राजनीति में अपनी जो बीजेपी की राजनीति है, क्या वो परिवारवाद की ओर बढ़ रही है? देखिए, बहुत ज़रूरी मुद्दा भी है, क्योंकि लगातार बीजेपी बात करती रही है। अगर राहुल गांधी की बात करें, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद हैं और बड़े कद के नेता माने जाते हैं राहुल गांधी कांग्रेस के, उनको लेकर शहजादा, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और इस तरह के तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल जो बीजेपी और उनके तमाम सारे नेता करते रहे। लेकिन जब बात खुद की आती है तो उस पर कोई भी बात करने से कतराता है, क्योंकि अगर पहले के एग्जाम्पल देखो, हालांकि कुछ नाम आपने बताए भी, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर आज जो है केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उनके बेटे भी कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय हैं। अमित शाह के बेटे जाहिर बात है बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो ऐसे तमाम सारे नाम हैं, लेकिन अभी जो नाम निकल कर सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि चलिए, अब तक तो जो था वो ठीक था, क्योंकि कहा जाता रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपने बच्चों को, अपने कह सकते हैं कि जो उनके परिवार के लोग हैं उनको सेट करने में लगे हुए हैं। बाकायदा लिस्ट पूरी जारी की जाती थी। लेकिन जिस तरह से अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को एक तरीके से अध्यक्ष पद सौंपा गया है राज्य का, वो अपने आप में कई सवाल अब खड़े कर रहा है कि आखिर बीजेपी जानबूझकर, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी का इसको लेकर बयान आया था, उसके बावजूद भी बीजेपी इस तरह के कामों को क्यों कर रही है? आखिर क्या वो भी जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, जो है आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हम जो है शिवसेना की बात भी कर सकते हैं, ऐसे तमाम सारे जो पार्टियां हैं उनकी बात कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद नजर आता है। चाहे ओवैसी की पार्टी की बात करें, एआईएम की, तो ऐसे कई सारी पार्टियां हैं जो दिखाई देता है कि वो परिवारवाद की राह पर चलती हुई नजर आती है। लेकिन चूंकि बीजेपी इन सब से अलग हटकर अपने आप को होने का दावा करती है, तो ये जब वो काम करते ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में मेरे ख्याल में अक्षय आती है। और लगातार अब सवाल उसके ऊपर उठ रहे हैं कि वो तो ये कहती थी कि वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति हम नहीं करते, लेकिन अब जब ये नाम सामने आया है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी अब यहाँ से बोलने का मौका मिल गया है।
अमन जी, जिस तरह से यहाँ पर आपने बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे का ज़िक्र किया, जी, जिन्हें यहाँ पर आज ही नियुक्ति मिली है जी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की, तो क्या बीजेपी अब कर्नाटक में उनके बेटे को आगे कर सकती है? जी, बिल्कुल देखिए और ज़ाहिर बात है जब वो अध्यक्ष बने हैं और देखिए छोटे से अगर आंकड़े पर हम गौर करें तो ये वही विजेंद्र हैं जिनको 2018 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। ये वही येदियुरप्पा हैं जिनको 2022-21 में बीजेपी ने उम्र का तकाज़ा देते हुए उनको पद से हटा दिया था, मुख्यमंत्री पद से और उनको दरकिनार कर दिया था। लेकिन जिस तरह से 2023 में करारी हार हुई है बीजेपी की क्योंकि अगर आप देखें 2023 से पहले उनकी कम से 121 सीटें थी लेकिन 2023 के चुनाव में बुरी तरह से बीजेपी की हार हुई। 66 सीटों पर कहीं न कहीं वो सिमट कर रह गई। कारण ये था कि जो येदियुरप्पा है उनकी लिंगायत समुदाय है उसके अंदर अच्छी खासी पकड़ है। वहीं जिस तरह से जेडीएस के साथ में अभी बीजेपी का जो कह सकते हैं कि गठबंधन हुआ है उसको लेकर भी जो बीजेपी है वो बहुत चौकन्नी है। उसको लगता है कि अगर येदियुरप्पा की वापसी होती है यानी उनके बेटे की अगर इस तरह ताजपोशी होती है तो एक तरीके से वो जो लिंगायत समुदाय है इसके अलावा जो वोकालिगा समुदाय है जो देवगौड़ा जिस समुदाय से आते हैं जो पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री भी हैं और जेडीएस उन्हीं की पार्टी है। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं बीजेपी इस हार को देखते हुए 2024 का प्लान बना रही कहीं उनके हाथ से लिंगायत के जो वोट है वो निकल ना जाए और सोचिए पूरी आबादी में से लिंगायत जो समुदाय है वो 17% के आसपास कहीं न कहीं अपनी दखल रखता है। तो ये एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है जहाँ से बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। तो ऐसे तमाम सारे जो रणनीति को देखते हुए बीजेपी ने ये फैसला किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो महत्वपूर्ण बात है वो अक्सर यही है कि क्या बीजेपी भी वोटों की राजनीति पे इस तरह से उतर आई है कि उसको भी अब परिवारवाद का सहारा लेना पड़ेगा, परिवारवाद के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि मोदी जो पीएम है देश के उन्होंने पहले इस बात को कहा था कि बीजेपी में परिवारवाद की कोई जो है नीति नहीं चलेगी। किसी के बेटे और किसी के रिश्तेदार को इवन कि उन्होंने ज़ोर देकर इस बात को कहा था कि किसी की भी नियुक्ति जो है नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर। लेकिन देखिए अब इस तरह से अगर मामले सामने आएँगे क्योंकि अब तक अनुराग ठाकुर और जो जय शाह हैं ऐसे तमाम सारे नाम है वो निकल कर सामने आते रहते लेकिन अब जिस तरह से जो कह सकते हैं कि हम जब विजेंद्र का नाम निकल कर सामने आया तो ये अब हर एक कोई मान रहा है कि क्या बीजेपी भी अब पूरी तरह से परिवारवाद और वंशवाद के ऊपर लौट आई है क्योंकि 2024 की राह बीजेपी के लिए अक्षय आसान नहीं है क्योंकि जिस तरह से हम देखें 2023 में महज 66 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी सिमटी है। इसका मतलब ये है कि जो 121 सीटें उनके पास थी उसका जो बहुमत था जो उनका वोट बैंक था वो खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए उनको एक बार फिर येदियुरप्पा की तरफ लौटना पड़ा है और विजेंद्र की तरफ लौटना पड़ा है और ये कितनी सफलता उनको देगा मेरे ख्याल में देखना दिलचस्प होने वाला है। तो यहाँ पर अमन जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर विजेंद्र का जिक्र किया तो उससे लगता यही है कि बीजेपी भी यहाँ पर दावा ही करती है कि वो परिवारवाद की राजनीति से परे है, उसकी राजनीति का जो स्तर है वो परिवारवाद से हटकर है, वो अलग राह पर चलती है। लेकिन जब हम देखते हैं तो समझ यही आता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो यहाँ पर सब परिवारवाद से घिरे हैं, परिवारवाद की राजनीति सब में देखने को मिलती है। चाहे यहाँ पर हम बीजेपी को ले ले, कांग्रेस को देख लिया जाए, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, टीएमसी हो या कोई भी यहाँ पर नेता हो, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि अब परिवारवाद से ही देश चलेगा। देखिए बिल्कुल और देखिए और जब आपके मैंने बताया आपको कि जब आपके ऑप्शन नहीं होते तब आप ऐसी राह चुनते हो। जब ऑप्शन नहीं होते आपके पास तब आप ऐसी राह नहीं चुनते। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी का स्टैंड भी इसको लेकर क्लियर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई हमें नहीं चाहिए परिवारवाद, आपके बाद जो आपके बेटे या बेटी है उनको हम नहीं लेकर चलेंगे। और देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें एक और भी है आपके कि जिस तरह कर्नाटक की हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जेडीएस का जिक्र कर रहे हैं कि देवगौड़ा के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी ये पार्टी उनके बेटे जो हैं एचडी कुमारस्वामी। तो परिवारवाद तो हर जगह है, आप देखेंगे परिवारवाद तो हर जगह नजर आ रहा है और हर तरह से वो दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जब हो जाती है जब आप जानबूझकर इस तरह के मामलों को कहीं ना कहीं लेकर आते हो और जब येदियुरप्पा जैसे बड़े नाम बड़े चेहरे और उनके बेटे को इस तरह से जो है ताजपोशी उनकी की जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं क्योंकि आखिर जो बीजेपी कांग्रेस के बीच में फिर फर्क ही क्या रह गया। मुझे लगता है कि दोनों एक ही ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी अब तक दम भरती थी कि भाई हम इनसे अलग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता और आपको भी शायद अब मेरे ख्याल से नहीं लग रहा होगा और हमारे तमाम सारे जो दर्शक हैं उनको भी ये नहीं लगेगा कि बीजेपी भी जो है बीजेपी की जो रास्ता है या बीजेपी का जो सफर है वो कांग्रेस का जरा भी अलग है क्योंकि वो भी अब परिवारवाद की राह पर पूरी तरह से चल पड़ी है।
तो अमन जी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की तरफ से भी दावा ही किया जाता है, लेकिन वो भी अब जिस तरह से जो राजनीति का ट्रैक यहाँ पर नजर आ रहा है बीजेपी का, वो दिख रहा है कि उसके भी रास्ते में लगातार यहाँ पर परिवारवाद का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं यहाँ अमन जी आपसे ये लेना चाहूंगा जी कि जिस तरह से परिवारवाद पर यहाँ जिक्र चल रहा है, जी तो मान लिया जाए एक बार को कि अगर परिवारवाद पर किसी तरह से रोक लगती है, मान लिया जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखलंदाजी करता है किसी के माध्यम से, तो अगर इस पर रोक लगती है तो क्या परिवारवाद पर राजनीतिक दलों में रोक लगने से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी या कुछ ना कुछ स्तर वही रहेगा? देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये पार्टियों का फैसला है कि पार्टियों को इसमें निकल कर सामने आना पड़ेगा, पार्टियों को ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जब आम आदमी पार्टी के जो कह सकते हैं कि दिल्ली में जो मुखिया हैं एक तरीके से, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनको लेकर ईडी की तमाम सारी जांच और तमाम सारी बातें निकल कर सामने आ रही, तो ये कहा गया कि भाई उनकी जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उनको सीएम पद पर बैठाया जाए। लेकिन उनकी ही पार्टी के लोगों ने कहा कि ये एक परिवारवाद का उदाहरण होगा, इससे हमें बचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पार्टी को इसमें पहल करनी पड़ेगी, तब जाकर ये परिवारवाद की जो जड़ें हैं ये खत्म हो सकती है। नहीं तो जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये बदस्तूर चलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएगी और जो है वो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी। इसका कोई बहुत मतलब है नहीं। और कुल मिलाकर जिस तरह से कर्नाटक में एक बार बीजेपी ने ये जो कह सकते हैं कि चाल चली है, जिस तरह से एक सियासी जो उन्होंने रुख दिखाया, वो अपने आप में काफी गंभीर है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर पार्टी के अंदर ही कोई बयान निकल कर सामने आए। तो सुना आपने यहाँ पर अमन जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर राजनीतिक दलों को यहाँ पर देश की राजनीति को अगर यहाँ परिवारवाद से ऊपर लाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पहल है वो राजनीतिक दलों को ही खुद से करनी होगी, कोई और यहाँ पर दखलंदाजी नहीं कर सकता। बाकी सब जो परिवारवाद है ये भी एक मुद्दा है जिस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता चला आया है और लगता है कि चलता चला जाएगा। बहरहाल अब देखना है कि जिस तरह से यहाँ कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कर्नाटक के BS येदियुरप्पा के बेटे को जिस तरह का बीजेपी ने वहां अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो क्या पार्टी आगे उन्हें और भी ज्यादा ऊंचा पद देती नजर आती है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।